नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि साथियों आप बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप हमारा पिछला वीडियो देखे, बहुत अच्छा था, मजा आया मुझे भी, क्योंकि व्यूवर्स के रूप में आप लोगों का काफी प्रोत्साहन मिला है। तो साथियों, ये कानून की जो जानकारी है, मेरा अपना उद्देश्य है कि भारत के हर एक नागरिक तक ये कानून लगभग पहुंचे। चूंकि जानकारियां आपके पास पहुंचेंगी तो भारतीय नागरिक लगभग अपने मामलों को कंसीडर करने की खुद कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेज पर क्षमता मेंटेन कर सके। तो साथियों, हम एक नए सेशन के साथ आपके पास आए हैं। बीएनएस की कुछ धारा है जिसको हम आपके सामने बताना चाहेंगे। हालांकि इसको स्किप करने की जरूरत नहीं है, छोड़ कर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके पास एक एनर्जी आने वाली है, एक ताकत आने वाली है जो कानून के जरिए से आप तक पहुंचने वाली है। तो साथियों, मैं एडवोकेट मतलूब चंदेल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उरई, जनपद जालौन, इलाहाबाद हाई कोर्ट। आई एम एज अ प्रैक्टिशनर लॉयर। मैं लगभग 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं लगातार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो कुछ मेरा अनुभव है, जो अनुभव हमको प्रैक्टिकली कोर्ट में भी मिलता है और उसके बाद एक एक्सपीरियंस हमको कानून में भी मिला है। तो जो भी एक्सपीरियंस मिला है, दैट रिलेटेड आई वांट टू शेयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। तो साथियों, आज चलते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में, जो बीएनएस का सेक्शन है। सबसे पहले आप जो है ना, जब भी कोई दुर्घटना होती है तो आपको सबसे पहले इस बीएनएस सेक्शन के साथ ही आगे बढ़ना होता है। और ये वो सेक्शन है जो सेक्शन आपको कहीं ना कहीं पर हर जगह हर एक इंसिडेंट में देखने को मिलेगा, और इससे पहले इसके बाद ही सब चीजों की शुरुआत होती है, आप समझ लीजिएगा। तो मैं चलता हूं बीएनएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 174 174। तो 174 के बारे में आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि 174 क्या है और ये सेक्शन क्या काम करता है और इस सेक्शन का क्या आगे उपयोग है। और आप समझिएगा, हर व्यक्ति इसको जानता है, बिना इसके तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घटित होती है, कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, तो आप सबसे पहले कहां पर जाते हैं? आप सबसे पहले संबंधित थाने में जाते हैं, चौकी में जाते हैं या कोतवाली में जाते हैं। आप एक प्रार्थना पत्र देते हैं। वो प्रार्थना पत्र जो आप देते हैं, आखिर वो किस बात का प्रार्थना पत्र है, किस धारा के अंतर्गत है, और वो धारा सेक्शन क्या है, और पुलिस उस एप्लीकेशन को क्यों लेती है, क्यों बाध्य है आपके एप्लीकेशन को लेने के लिए? कभी आपने सोचा? तो आप सोच लीजिए। अगर आपने नहीं सोचा है, वो सेक्शन 174 है जो गैर संज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को की संज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस की कार्रवाई। मतलब जब भी कोई गैर संज्ञेय अपराध होता है तो पुलिस पर क्या कार्रवाई करती है, और संज्ञेय अपराध होता है तो क्या कार्रवाई करती है। जो भी चीज पुलिस करने जा रही है, करती है, वो सब एक लॉ में रिटन एंड मेंटेन होता है। तो वी जस्ट वांट टू गो इनसाइड ऑफ द सेक्शन 174। 174 क्या है? जैसे कि आपने हमारे सेशन में ये पढ़ा हो कि 174 ये एक गैर संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध नहीं, संज्ञेय अपराध उसको कहते हैं जिस अपराध में 7 साल से अधिक की सजा होती है, तो वो संज्ञेय अपराध होता है। 7 साल से कम के कुछ सेक्शंस हैं, उनमें संज्ञेय नहीं माना जाता है। बाकी संज्ञेय और संज्ञेय अपराध की पूरी लिस्ट है, वो लिस्ट देखेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगी जब भी आप आगे देखेंगे। संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें जमानत देने का अधिकार नहीं होता, बिना वारंट के भी पुलिस सीधा आपको अरेस्ट कर सकती है। मतलब ऐसा अपराध जो बड़ा अपराध होता है, पुलिस डायरेक्टली आपके घर आएगी, आपको अरेस्ट करके ले चली जाएगी थाने में। और असंज्ञेय अपराध वो होता है जहां पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती है, बल्कि आपको सम्मन करती है। तो चलिए, मैं आपको इस सेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, बता देता हूँ। न्यायिक सुरक्षा संहिता, ये आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 में ये लागू हो गई थी, और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो बदल दिया गया इसमें नया कानून। पुलिस द्वारा गैर संज्ञेय अपराध में जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, उनके मामलों में कार्रवाई करने के तरीकों को बड़ी स्पष्ट करती है, किस तरीके से इन कार्रवाई को किया जाएगा। तो सेक्शन 174 174 में बताया गया कि जब किसी पुलिस अधिकारी, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी जो ऑफिसर इंचार्जेस होता है, वो किसी गैर संज्ञेय अपराध में सूचना प्राप्त होती है तो वो कैसे कार्रवाई करेगा। अब ये उसके राइट्स के बारे में बताया गया है। जब आप भी समझ लीजिए कि उसको कार्रवाई कैसे करना होगी, मतलब वो बात है, उसको करना ही पड़ेगा इसके तरीके से। अगर वो इस तरीके से काम नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए वो आउट ऑफ लॉ जा रहा है, और उसके वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की जा सकती है। तो सबसे पहले क्या करेगा, जब भी आप इन्फॉर्मेशन देने जाएंगे, छोटी बड़ी घटना 323 546 की जो चलती थी, वो अब सेक्शन बदल गए, 115 351 352 इस तरीके के सेक्शन बन गए हैं। तो क्या करेगी? सबसे पहले पुलिस प्रार्थना पत्र देंगी संज्ञेय अपराध में,
सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया, प्रोसीडिंग क्या करेगी, प्रोसीडिंग फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगी। मान लीजिए हमारे बीच में खालिद सर मौजूद है जो इंटर इंस्टीट्यूट के एमडी हैं, उन्होंने किसी मामले में एक शिकायत प्रार्थना पत्र किसी व्यक्ति के साथ दिया, तो जैसे ही वो प्रार्थना पत्र देंगे तो पुलिस की इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द पुलिस, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस कि वो सबसे पहले क्या करेगी, प्रोसीडिंग फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगी अपने एक रजिस्टर में। क्या होगा, 174 सेक्शन 1 174 सेक्शन 1 के तहत जब किसी पुलिस स्टेशन के प्रभार अधिकारी को गैर संज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सूचना मिलती है तो वह या तो उस सूचना का सारांश, सब्सटेंस, क्या रीजन क्या है, एक विशेष रूप से एक नई बुक में दर्ज करेगा। एक बुक्स होती है जो विशेष रूप से इन्हें रजिस्टर दी जाते हैं पुलिस को, उस रजिस्टर में उनको ये दर्ज करना होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों रूल्स के अनुसार तैयार किया जाता है। इसके साथ ही वह सूचना करता इंफॉर्मेट को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी, मतलब जिसने सूचना दी है उसको मजिस्ट्रेट के पास भी भेजा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बुक होगी जो राज्य सरकार डिसाइड करती है, उस बुक पे इस इंफॉर्मेशन को पुलिस चढ़ाएगी जब भी आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे। आगे क्या कहते हैं, इसके अनुसार पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारियों को ऐसे सभी मामलों को दैनिक डायरी, इसकी एक डायरी भी होती है, पुलिस के पास कई रजिस्टर होते हैं, इसमें एक डायरी भी होती है। ये डायरी, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये बुक है, इसको लॉयर न्यायालय में तलब करा सकते हैं जब भी चाहेंगे, तो इसको कोर्ट में देना पड़ेगा। ये भी जो डेली डायरी है, डेली डायरी रिपोर्ट है, ये भी उसको बनाना पड़ेगी और जरूरत पड़ने पे कोई भी लॉयर इस मामले से संबंधित चीजों को तलब करा देता है, लेकिन अधिकतर लॉयर नहीं करा पाते तो आपके केस में कमजोरियां आ जाती है, लोग बरी नहीं हो पाते, झूठे मुकदमे में फंसा दिए जाते हैं। जब अगर ऐसा कभी भी हो तो जो लॉयर हो वो बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वो पुलिस से कॉल कर सकता है, पुलिस को देना पड़ेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें एक एग्जाम्पल सेट कर देता हूं। अगर कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाकर किसी मानहानि डिफेमेशन के मामले में किसी की रिपोर्ट करता है जो कि एक संज्ञेय अपराध, गैर संज्ञेय अपराध है, तो पुलिस अधिकारी उस रिपोर्ट को रजिस्टर में दर्ज करेगा। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, एक रजिस्टर में दर्ज करेगा और व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा उस व्यक्ति को। उसके बाद कहना है, इसके अलावा पुलिस स्टेशन में दर्ज सभी गैर संज्ञेय मामलों की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देगा, वो भेजना पड़ेगी। फिर जो मजिस्ट्रेट होता है उसको सारी अपराध की सूचना पुलिस को देना होगी, जैसे मैंडेटरी। अब इसमें क्या था, सेक्शन 174 एक था, 174 2 आ गया, 174 2 सेक्शन। ये क्या कहता है, ये कहते हैं स्पष्ट किया जाता है कि पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट के, किसी गैर संज्ञेय अपराध की जांच इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, 115 जो अब बीएनएस बन गई है, 323 और 506 हुआ करती थी, इस तरीके से जो सेक्शन है वो संज्ञेय अपराध में नहीं आते हैं, तो इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, कोई जांच पुलिस अधिकारी नहीं करेगा। आपको अक्सर समस्या देखने को मिलती होगी कि पुलिस अधिकारी जांच के नाम पे आपको पकड़ ले जाते हैं, पुलिस उठा के ले जाएगी, आपको थाने चौकी में रखेगी, उसके बाद आपको प्रताड़ित करेगी, गलत शब्दों का आपके साथ इस्तेमाल करेगी, और आप बहुत सारे लोग उसको मैनेज कर करा के उसको बंदे को छुड़ा ले आते हैं। तो आपको सबसे पहले पुलिस वाले से ही पूछना है, प्रभारी से ये पूछना है कि भाई किस अपराध में आपने मामला दर्ज किया है। वो कहेंगे फलाना साहब प्रार्थना पत्र दे के आए हैं, तो वो प्रार्थना पत्र क्या बुक में रजिस्टर में चढ़ा लिया गया है, क्या उस प्रार्थना पत्र में संज्ञेय अपराध है, ऐसे सेक्शन लगे हुए हैं कि आपके खिलाफ पुलिस कोई डायरेक्टली कार्रवाई कर सकती है, तो ऐसी कोई सेक्शन नहीं है, तो उन्हें जांच भी करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार क्या होगा, जांच करने का नहीं कर सकती। ऐसे मामलों की जांच तभी हो सकती है जब मजिस्ट्रेट जो उस मामले को सुनने या उस मामले को सुनवाई के लिए भेजने की शक्ति, पावर रखता है, जांच के लिए आदेश करेगा। मतलब जज जो मजिस्ट्रेट होता है, जब वो आदेश करेगा तब आपके खिलाफ इस सेक्शन में जांच होगी, अदरवाइज जांच ही नहीं करेगा पुलिस कांस्टेबल या पुलिस अधिकारी जो इंचार्ज है। अगर वो ऐसा करता है तो अनलॉफुल कर रहा है। तो मेरी बात को पहले समझ लीजिएगा, इसलिए मेरा बताना जरूरी है कानून के साथ साथ कि अक्सर 90% यही होता है कि पुलिस पकड़ ले गई, आपसे पैसा ले लिया, आपने दलालों के थ्रू पैसा दे दिया, आप छूट के आ गए और आप कहने लगे कि हम बच गए। असल में मामला ये था कि आपके खिलाफ पहले प्रार्थना पत्र दिया गया था, आपके खिलाफ तो एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, एनसीआर रजिस्टर्ड ही नहीं हुई। अगर एफआईआर एनसीआर रजिस्टर्ड कुछ भी हो जाता तो आपको डॉक्यूमेंट मिलता, लेकिन ऐसा कोई चीज आपको देखने को नहीं मिली। तो साथियों, जब भी ऐसी समस्या आपके साथ आए तो इस लॉ को ध्यान रखिए कि शुरुआत यहीं से होती है। अब हम आगे चलते हैं, इसको बताते हैं। जांच के आदेश प्राप्त होने पर पुलिस की शक्तियां। अब अगर मजिस्ट्रेट इसमें जांच के आदेश दे देता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, आप इसमें जांच कर लीजिए, तब पुलिस अधिकारी की शक्ति चालू होगी, तब पुलिस को पावर आएगा कि मजिस्ट्रेट ने जांच का आदेश दे दिया तो जांच करेगा। लेकिन अरेस्टिंग तब भी नहीं होगी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है।
तो क्या करेगा, 173 आ जाएगा सेक्शन, अब 102 में था, 173 में जब किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से जांच का आदेश ऑर्डर मिलता है तो वह अधिकारी संज्ञेय मामले कॉग्निजेबल अफेयर की जांच के लिए प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियों का उपयोग करेगा। अब यहाँ क्या मामला आ गया, यहाँ मामला आ गया कॉग्निजेबल ऑफेंस। पहले क्या था, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसके सामने NON लगा था, नॉन था, मतलब असंज्ञेय मामला था, अब संज्ञेय मामला हो गया। अब जांच करने का अधिकार है पुलिस को, क्योंकि अब मैंने क्या कहा, कुछ ऐसे मामले हैं जो 7 साल से अधिक के अपराध के, 302 हो गया, मर्डर हो गया, लूट हो गई, आगजनी हो गई, ये बड़े अपराध हैं। इसमें क्या होगा, ये संज्ञेय अपराध है, इसमें पुलिस डायरेक्टली आपको अरेस्ट करने का राइट रखती है, इसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत नहीं है। जांच करने के लिए प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा सिवाय वारंट के। अरेस्ट विदाउट वारंट मतलब बिना वारंट के, मैंने पहले ही बता दिया था, आपको अरेस्ट करने की शक्ति रखता है। उदाहरण भी बता देता हूं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर पुलिस को मजिस्ट्रेट से किसी गैर संज्ञेय अपराध जैसे कि अपमानजनक भाषा, एब्यूसिव लैंग्वेज, अक्सर आपने देखा होगा माँ बहन की गालियां नॉर्मल हमारे यहाँ देते ही, इसको एब्यूसिव लैंग्वेज कहा जाता है, कि मामले में जांच करने का आदेश मिलता है तो पुलिस अधिकारी जांच के दौरान सबूत जुटाएगा, पूछताछ करने की शक्ति का उपयोग कर सकता है, लेकिन वह किसी को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं करेगा, क्योंकि ये भी यहाँ गैर संज्ञेय आ गया। देखिए यहाँ संज्ञेय अपराध था, यहाँ अधिकारी आपको अरेस्ट कर लेगा, ये देखना ये संज्ञेय अपराध है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये, तो ये क्या है, गैर संज्ञेय अपराध हो गया, तो यहाँ आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपका संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध का मिश्रण कर दिया था, मिक्सिंग हो जाती है। 174 के अंतर्गत यदि किसी मामले में 2 या 2 से अधिक अपराध शामिल है, कई सेक्शन लग जाते हैं, मारा पीटी, कुछ संज्ञेय होते हैं, कुछ असंज्ञेय होते हैं, जिनमें से कम एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है, भले ही वह संज्ञेय हो। इसका मतलब यह है कि यदि एक मामला जिसमें दोनों प्रकार के अपराध शामिल है, उन्होंने पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की भी जांच शुरू कर सकता है। मतलब भी हमें 4-5 ऐसे सेक्शन है जो संज्ञेय नहीं है, तो छोटे छोटे अपराध है, लेकिन एक अगर बड़ा अपराध लगा हुआ है तो वो पूरे के सेक्शन बड़े अपराध के रूप में ही आपसे किए जाएंगे, जांच की जाएगी। हम आगे चलते हैं, वीडियो में डिफरेंट दे दिया आपको सर। अब सवाल ये आता है कि जब भी आप जाते, ये क्या 73-74 में एक छोटा सा डिफरेंट भी आपके सामने कर दिया। सेक्शन 173-174 क्या कहता है, दोनों पुलिस की कार्रवाई संबंधित मामले हैं, इनका उद्देश्य और दायरा अलग अलग होता है, इनका दायरा जो अलग है पूरी तरीके से। सेक्शन या कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस की जिम्मेदारियों और शक्तियों का स्पष्ट करता है। इसमें पुलिस द्वारा सूचना दर्ज करने, जांच शुरू करने और विशेष परिस्थितियों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से यह महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान रखता है। दूसरी ओर ये कौन सा 173 वाला, 174 के लिए क्या बोलते हैं, गैर संज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मामले में पुलिस की कार्रवाई से संबंधित है। इससे बताया गया है कि जब पुलिस को ऐसे अपराधों की सूचना मिलती है तो उन्हें ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच नहीं की जा सकती है। तो अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि लॉ क्या कह रहा है कि आपको मजिस्ट्रेट जब भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ऐसे अपराध है जो छोटे छोटे अपराध होते हैं, तो उन छोटे अपराधों की जांच जो है वो पुलिस को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं देती है और जांच भी पुलिस नहीं कर सकती है। उसके लिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की नीड होती है। जब मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का आदेश करेगा तभी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इसी में 174(3), 174(4), 174(5) और 175 सेक्शन होते हैं। वो ये कहते हैं कि जब भी कोई अपराध कारित होता है आपके साथ में, अपराध जब कारित हो जाता है और उसके बाद पुलिस आपकी FIR को दर्ज नहीं करती, प्रार्थना पत्र को ले लेती है, लोगों को पकड़ लेती है और डील कर लेती है और बाकी उसके बाद उनको भेज देती है, घर पर छोड़ देती है। आपको मायूसी होती है कि आप के खिलाफ, चूंकि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने संबंधित अपराध कारित किया है। तो फिर ऐसी पोजीशन पे आप उस प्रभारी को प्रार्थना पत्र देते हैं, उस अपराध संबंधित, वो प्रभारी अगर आपकी FIR लॉन्च नहीं करता है तो आपको तत्काल प्रभाव में संबंधित बड़े अधिकारी को, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस कहते हैं, उसको लिखित में एक सूचना देना पड़ती है। जो प्रार्थना पत्र आपने घटना का दिया हुआ है, जो प्रार्थना पत्र आप लेकर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस उस पर FIR नहीं करती है, तो अब आपकी ड्यूटी स्टैंड कर जाती है कि आप SP के पास जाएं। SP हर एक जिले में होता है,
उसको आप रिटन एप्लीकेशन देंगे कि भाई सेवा में निवेदन है, ये घटना हुई, इसकी सूचना मैंने संबंधित थाने के अधिकारी को दी है, लेकिन थानेदार ने कोई एफआईआर या नहीं की है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी एफआईआर रोज इन धाराओं में करने की कृपा करें। तो एसपी को जब आप रिकमेंड करेंगे तो वो कार्रवाई करने के लिए उसकी लायबिलिटी बनती है। बट इन केस अगर वो भी कार्रवाई नहीं करता है, अब आपको वहां से भी मायूसी खड़ी होती है, तो आपको मायूस नहीं होना, आपको अपने एडवोकेट से मिलना है। आपका एडवोकेट होगा तो उससे जब आप मुलाकात करेंगे तो वो मजिस्ट्रेट के सामने, जिसको हम लोग जज कहते हैं, JUDGE जज कहते हैं, आप उधर जाना है, वकील के जरिए से जाना है। वो प्रार्थना पत्र जो आपने SHO को दिया है, एक प्रार्थना पत्र आपने SP को दिया है एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन दिए इनकी सबकी फोटोकॉपी आपको जज के सामने कोर्ट में रखना है। 174(4) ये कहता है कि आप अपने पूरे राइट्स को ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन बना के विद एफिडेविट इसको रखना होगा। एफिडेविट आपको लगाना होगा कि ये घटना हमारे साथ घटित हुई, इतने समय घटित हुई, इस जगह पे घटित हुई, घटना में ये लोग गवाह थे, तो मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान लेगा। और अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि आपके द्वारा दिया गया एफिडेविट एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, घटना को दर्शित करता है, शो करता है, ऑकरेंस प्लेस पे ये इंसिडेंट टेकन प्लेस हुआ है, डेफिनेटली मजिस्ट्रेट हैव द पावर टू डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर रजिस्टर्ड द FIR अगेंस्ट ऑफ द एक्यूज्ड। और मजिस्ट्रेट को यह पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है संबंधित अधिकारी को FIR लॉन्च करने के लिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपकी दर्ज हो जाती है और पुलिस पर कार्रवाई शुरू कर देती है। तो साथियों, ये जो सेशन था हमारा, मैंने फिर कहा है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको कुछ समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि पुलिस क्या करती है कि पुलिस लोगों को पकड़ ले जाती है, थाने तक लेके जाती है और उनको इजीली छोड़ देती है। जब भी ऐसी घटना आपके साथ हो तो आपको तुरंत के तुरंत ये समझ लेना चाहिए कि मामला संज्ञेय अपराध में नहीं है, संज्ञेय अपराध नहीं है, असंज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध नहीं है तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, आप पुलिस वाले को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर संज्ञेय अपराध है, मर्डर, हत्या, आगजनी तरीके का मामला है, तो पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी, वो आपको अरेस्ट कर आपके खिलाफ इंक्वायरी करेगी। तो आपको डरने की कोई बात नहीं। 90% जो मामले होते हैं वो मामले लगभग छोटे ही होते हैं, जो असंज्ञेय होते हैं, मतलब जिनको हम अपनी भाषा में छोटे मामले कह सकते हैं। और छोटे मामले में संबंधित थानों में बड़ी लूट खसोट चलने लगती है, ऐसा दलालों के जरिए से होता है, डायरेक्टली पुलिस कॉप्स नहीं होते हैं। तो आपको इन चीजों से बचना है। तो थैंक यू वेरी मच। ये सेशन हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, बेहतरीन ये जानकारी लगी हो, आपको लगा हो कि ये जो मेहनत की गई है ये आपके काम आ गई है, तो आप प्लीज इसको शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे पेज को फॉलो करिए, मेरे पेज को लोगों तक भेजिए, जिससे हम कानूनी जानकारी, मैं और मेरी टीम आप तक लगातार पहुंचा सके। किसी के साथ पुलिस द्वारा शोषण ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। कानून की जानकारी हर भारतीय नागरिक तक पहुंचे, ये हमारे उद्देश्य है। और स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। अगर इनकेस आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी भी घटित होती है जो लॉ से रिलेटेड है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे कॉल कर कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत कभी मुलाकात करना हो तो यू जस्ट कैन बी टेक अपॉइंटमेंट, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगा, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया वेरी मच, धन्यवाद।